हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य चंदेल। मैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएचयू पाठशाला पर स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि CUET के पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो NTA द्वारा कराए जा रहे CUET के माध्यम से ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन मिलेगा। तो हम लोग जैसे पहले आता था कि पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एंट्रेंस कराते थे, लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का एक ही प्रोसेस बचा है। आप एक ही माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और वो माध्यम है CUET। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले CUET के पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पैटर्न में 3 भाग हैं। पहले भाग में आता है लैंग्वेज। आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है प्रिपरेशन करी होगी। तो वहाँ होता था कि पहले उसमें एक लैंग्वेज चुननी होती थी, जिसमें से मान लीजिए आपने BHU का देखा होगा तो BHU में होता था कि 2 लैंग्वेज होती थी, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें से आप सभी लोगों का एक चुनना होता था, या तो आप इंग्लिश चुन लो या तो आप हिंदी चुन लो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पहले सेक्शन में आपको एक चुनना है और दूसरे में आप मैक्सिमम 2 चुन सकते हैं। इस तरीके से आप लैंग्वेज सेक्शन से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे भाग में देखें, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में, सबसे ज़्यादा चर्चा में यदि कोई है तो ये दूसरा वाला भाग है। दूसरा वाला भाग जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए है और इसे डोमेन नाम दिया गया है। तो डोमेन की क्या खासियत है कि इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। और इस डोमेन में कुल 27 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट अप टू 6 सब्जेक्ट चुन सकता है। इसमें मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा कि अप टू 6 है, मैक्सिमम 6 है। इसमें से आप 1, 2 या 3 तक चुन सकते हैं, बट ये 6 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये डोमेन होता है। और दूसरा है हमारा तीसरा आता है कि GT का पेपर। GT ये जनरल टेस्ट है। ये इसमें आपको पता ही होगा कि जनरल टेस्ट में क्या आएगा, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स और जनरल रीजनिंग। तो इसमें आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि मैं कवर करने वाला हूं। तो इसमें आप देखिए कि डोमेन और आपको बता दूं कि डोमेन का जो हिस्ट्री है और जो हिस्ट्री GT में है, दोनों को मैं कवर करने वाला हूं। तो आज का जो सेशन है स्पेशली जो है इस हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डोमेन और GT में आने वाले इतिहास के प्रश्नों का, सिलेबस का। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने अब तक नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा, NTA ने कहा है कि अगर आप डोमेन में किसी भी सब्जेक्ट का डोमेन लेना चाहते हैं तो 12th क्लास की जो NCERT है वो मोर देन इनफ है। बस उसी से आपसे क्वेश्चन डोमेन में पूछे जाएंगे। डोमेन में कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे और वो सारे क्वेश्चन 12th क्लास की NCERT से आएगी। और जहाँ तक बात हिस्ट्री की है, तो आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री में NCERT 12th क्लास में 3 बुक्स हैं और वो तीनों बुक्स में है। मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ वो तीनों बुक्स कौन सी हैं। तो उसमें ये पहली बुक है, इंडियन हिस्ट्री की पार्ट 1, जिसमें पूरी तरीके से एंशिएंट इंडिया को कवर किया गया है। और दूसरी बुक पार्ट 2 है, जिसमें मिडाइवल इंडिया को पूरी तरीके से कवर किया गया है। और तीसरी बुक है इंडियन हिस्ट्री की ही मॉडर्न इंडिया, जिसमें मॉडर्न इंडिया के पूरे तरीके से पूरे इतिहास को कवर किया गया है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप लोग डोमेन में हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये तीनों बुक जो हैं ज़रूरी हैं। बिना इनके आपका जो कंपटीशन की तैयारी करना है, आपको जो CUET देना है, उसकी तैयारी किसी तरीके से अधूरी रह जाएगी। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस कैसा है। तो जैसा मैंने अभी आप लोग को बुक दिखाई है कि एंशिएंट में जो है इस पहली बुक में कुल 4 थीम है, 4 चैप्टर हैं। और दूसरा है मिडाइवल में आप लोगों को बता दें कि इसमें कुल 5 थीम्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। और
मॉडर्न में कुल 6 चैप्टर हैं। तो कुल मिला के देखें तो आप लोगों का कैलकुलेशन तो इतना अच्छा होगा कि 15 हैं, और अगर नहीं हो तो कर लीजिए, क्योंकि जीटी में तो मैथ पूछना ही जाएगा। तो 15 सब्जेक्ट 15 चैप्टर हैं और बहुत आसान है। फिर से सिंपल सी बात है कि 15 चैप्टर ये आपको डोमेन में पढ़ने हैं और यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग बहुत आराम से करने वाले हैं और बहुत ही आसान सा सिलेबस है इसका। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारत के सिलेबस के बारे में। तो प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं कि इसका पहला जो चैप्टर है, पहली जो थीम है, उसका नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप लोग 6 क्लास से हिस्ट्री पढ़ते होंगे और अभी तक पढ़ते पढ़ते जरूर जान गए होंगे किसी न किसी तरीके से इस शब्द का तो आप लोगों ने अब तक भान हो ही गया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है। इतिहास की बुक में भारत का इतिहास हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही शुरू होता है, जबकि हमें ज़्यादा जानकारी मिलते हैं। हालांकि हमें कुछ लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं जिन्हें अभी तक जाना पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन अगर इतिहास मुख्य रूप से देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है और 12th क्लास की एनसीईआरटी भी वहीं से स्टार्ट करती है। तो इसमें आपको स्पेशली पढ़ना क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ जन्मी, इसका विकास किस तरीके से हुआ, इस समय भारत में जो राजनीतिक, आर्थिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली जो स्थिति थी वो कैसी थी। इसके अलावा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। आप लोगों को पता होगा कि इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक था और फिर आलमगीरपुर से लेकर इधर सुतकांगे डोर तक था। तो इस सब आपको आपके लेक्चर में बताया जाएगा और बहुत ही आसानी से बताया जाएगा। और मैं आपको इस विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जब आप लोग हमारा कोर्स परचेज करेंगे और आएंगे कोर्स में तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपकी हिस्ट्री में एज आता है। और इसके अलावा आप लोग दूसरा जो है, इसका दूसरी थीम है, उसका नाम है अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। आप लोग को पता होगा कि इतिहास जो है, प्राचीन भारत का इतिहास अगर देखें तो वो 600 BCE से लेकर 600 CE तक के काल में हमें भारत के इतिहास में सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ना। इस काल में जैसे कि कैसे कैसे साम्राज्यों का उदय हुआ, उन्होंने किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को कंट्रोल किया और किस तरीके से पूरी तरीके से व्यापार को कंट्रोल किया, किस तरीके से साम्राज्य को कंट्रोल किया, इनके बारे में अध्ययन करना है। और इसके अलावा तीसरा जो थीम है, तीसरे थीम पे हम लोग चलते हैं, जो थीम है अर्ली सोसाइटीज़। अर्ली सोसाइटीज़। तो आप लोग दूसरे थीम में स्टेट्स और इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं तो सोसाइटी ही बचती है। और 600 BCE से लेकर 600 CE तक में अब आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। सोसाइटी उस समय खान पान कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था और साम्राज्य ने उन्हें किस तरीके से प्रभावित किया, इसका अध्ययन आप तीसरे थीम में करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे 600 BCE से लेकर 600 CE तक के पूरे काल को किस तरीके से एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती से कवर किया है। और इसका चौथा थीम जो है, चौथा थीम बात करता है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट। आप लोग को एक बात बहुत जरूर पता होनी चाहिए कि जहां मानव होगा वहां संस्कृति भी होना अपरिहार्य है, और यही बात इतिहास पर लागू होती है, एनसीईआरटी पर भी लागू होगी। तो आपको यहां बात करनी होगी कल्चर डेवलपमेंट्स की। कल्चर डेवलपमेंट में आप लोगों को क्या बात करनी है, कल्चर डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें बेसिकली बात क्या करना होगा आप लोग को, किस तरीके से वहाँ पे जो है स्थापत्य का निर्माण किया गया, किस तरीके से भवनों का निर्माण किया गया, किस तरीके से राइटर्स आते हैं, उन्होंने बुक्स लिखी किस तरीके से, इन सब बातों पर जो है 600 BCE से लेकर 600 CE के काल में आपको इन सब के बारे में बात करनी है। तो इस तरीके से इन 4 चैप्टर्स में आप देखेंगे कि पूरा जो भारत का एंशिएंट हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने हमारा एक कोर्स परचेस किया है तो बहुत ही आसान होने वाला है। सिलेबस कोई कठिन नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत आसानी से कवर हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री की। मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी का जो पहला थीम है, जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। तो इसमें आपको क्या देखना है,
इसमें आपको 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो विदेशी यात्री भारत आए उनके बारे में अध्ययन करना है। उन्होंने भारत को किस तरीके से चित्रित किया है, किस तरीके से भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। जैसे आप लोग को ज़रूर पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीका से एक यात्री भारत आया, उसका नाम था इब्न बतूता। वो किस देश का निवासी था? मोरक्को। भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने तात्कालिक भारत के बारे में जैसे विवरण दिए हैं उससे हम बिना उस काल में जाए ही उस काल की सारी स्थिति को आसानी से देख सकते हैं, चलचित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लिखा और उसे आज महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पहले थीम में यही देखना है कि भारत को उस समय विदेशी यात्री जो आए उन्होंने कैसे लिखा। जैसे आप प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत में बात करें तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और उसने जिस तरीके से भारत का वर्णन किया उसको अगर हम लोग इतिहास से निकालें तो कितना मुश्किल होने वाला है भारत के इतिहास को समझने में। तो पहला थीम जो है इसी से डील करता है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। इसके बाद इसका जो दूसरा थीम है वो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। आप लोगों को पता होगा कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशन क्या है, और अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को पता कराता हूँ। आप मान लीजिए आपको भक्ति नहीं पता है, सूफी नहीं पता है, आपको रामानंद तो पता होंगे, रामानुजाचार्य तो पता होंगे, वल्लभाचार्य तो पता होंगे, इसके अलावा सूफी से आपको चिश्ती पता होंगे, सुहरावर्दी पता होंगे, नक्शबंदी पता होंगे। वही जो है हमको यहाँ पे पढ़ना है कि किस तरीके से उनकी क्या परंपराएं थी जिन्होंने सूफी और भक्ति आंदोलन का ट्रेडिशन किया। जैसे आप लोग को पता होगा कि भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत में स्टार्ट होता है और किस तरीके से वो नॉर्थ इंडिया में आता है और फिर नॉर्थ इंडिया में पूरा पैर पसार लेता है और एक तरीके की नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्हीं काल में जिसमें 8th to 9th सेंचुरी में हमें भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में बात करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी जिसमें भी सिलेबस में अगर भक्ति और सूफी है तो क्वेश्चन आना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और यहाँ से बिना इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बस इसमें 1-2 चैप्टर हैं जो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उनमें भक्ति और सूफी को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है, हम लोग की अगली थीम है द इम्पीरिकल कैपिटल। The empirical capital विजयनगरा। जिसने भी दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा होगा या भारत का इतिहास पढ़ा होगा उसने विजयनगर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। विजयनगर के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा होगा, कृष्णदेव के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो तेनालीराम के बारे में पढ़ा होगा, और वही कृष्णदेव राय तेनालीराम जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगर को केंद्र में रखकर दक्षिण भारत के इतिहास को हमें इस चैप्टर में समझना है। तो विजयनगर को आप वहाँ पे सेंटर में रखेंगे, 1336 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद आप पूरा इतिहास जो है आसानी से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान होने वाला है और किस बहुत ही इजी कह सकते हैं कि बहुत ही इजी इसका जो सिलेबस दे दिया है, और एनसीईआरटी कोई मुश्किल वाला सब्जेक्ट में सिलेबस नहीं है और आप लोग बहुत ही इजीली जो है कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं 8वीं थीम जो है एग्रेरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर। इस थीम में जो कि एग्रेरियन सोसाइटी और मुगल एम्पायर से डील करती है, इसमें सबसे पहले आप एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में डिस्कशन कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके से भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ, किस तरीके से साम्राज्य ने, किस तरीके से राजाओं ने इसका विकास पे ध्यान दिया या विकास पे ध्यान नहीं दिया, किस तरीके से कृषकों ने अपने खून पसीने के बल से अधिक उपज दिया जिससे उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया शासन का और उन्होंने बहुत सारा अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में एक नई थीम है मुगल एम्पायर, और भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल एम्पायर जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और उसको छोड़ना तो
संभव ही नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे पता होगा कि बाबर 1526 में आता है और पानीपत के प्रथम युद्ध से जो है उसने स्थापना की मुगल एम्पायर की। तो इस चैप्टर में आपको उसकी भी बात करनी है और सबसे ज़रूरी है एग्रीरियन सोसाइटी, इसके बाद आपको मुगल एम्पायर की बात करनी है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने मुगल एम्पायर के लिए एक अलग से सिलेबस, एक अलग से चैप्टर जो है इसमें शामिल किया गया है और उस थीम का नाम है द मुगल कोड्स, द मुगल कोड्स। और इस थीम में आपको स्पेशली मुगल राजाओं के बारे में पढ़ना है, उन्होंने किस तरीके से स्थापत्य करवाया, किस तरीके से आर्किटेक्चर करवाया, किस तरीके से चित्रकारी पर ध्यान दिया, किस तरीके से उनके शासन में बुक्स लिखी गई, और इस सब के बारे में आपको एक एक करके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी बुक में, मेडाइवल इंडिया की इस बुक में। ये जो है इसको अगर रेटिंग देना होगा तो मैं नंबर 1 या नंबर 2 कहूँगा तब पूरे मेडाइवल हिस्ट्री की बुक में। तो इस तरीके से यहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री भी खत्म होती है और कुल मिला के 9 थीम में आपको यहाँ तक कि एंशिएंट से उठा के मेडाइवल आप खत्म कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स में। तो चलिए हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं। तो जहाँ तक कि मॉडर्न का सिलेबस है, मॉडर्न का सिलेबस आप लोगों को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ ही पता है आप लोग को। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसके पहले थीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं और पहली थीम है कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड। आप लोगों को पता होगा कि कॉलोनिज्म क्या होता है। कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म को एक तरीके से है कि मान लीजिए एक दूसरे राज्य का व्यक्ति आपके राज्य में आता है, आपके राष्ट्र में आता है और यहाँ व्यापार करता है और फिर उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपके देश में इन्वेस्ट करता है, तो उसे व्यापार कहते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति बाहर से आता है, आपके देश में व्यापार करता है और जो प्रॉफिट होता है उसे अपने देश भेज देता है और आपके देश के विकास में कोई सहयोग नहीं देता है, तो उसे कॉलोनिज्म कहते हैं। जैसे अंग्रेज आए, पहले उनका इंटेंशन क्या था? बस उनको व्यापार करना था, प्रॉफिट कमाना था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत में एक तरीके से अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। यहाँ से जो उन्हें रेवेन्यू मिलती थी, जो प्रॉफिट मिलता था, वो अपने देश भेजते थे, उसका विकास करते थे कि भारत की जो रेवेन्यू मिलती थी। और भारत एक तरीके से सोने की चिड़िया था। और फिर आज क्या हो गया है ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा अंग्रेजों के बाद। इसके बाद इसका जो दूसरा थीम है वो है रिबेल्स एंड राज। आप लोग को ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जिसका हिस्ट्री स्ट्रीम भी नहीं रहा होगा, जिसने यहाँ पे मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ी होगी 12th में, वो भी 1857 की क्रांति के बारे में ज़रूर जानता होगा। तो ये जो दूसरा थीम है वो उसी से डील करता है। दूसरा थीम जो 1857 की जो क्रांति हुई, जिसमें आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा लक्ष्मीबाई के बारे में, तात्या टोपे के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में। तो उन्हीं सब के बारे में बात करना कि ये क्रांति हुई क्यों, ये क्रांति पूरी तरीके से सफल क्यों नहीं हो पाई, ये क्रांति क्यों सफल नहीं हुई, इसका भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये पूरी तरीके से फेल हो गई, इसके बाद ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग इस थीम में चर्चा करेंगे कि रिबेल्स एंड राज। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत आसान है, जो कि सही है कि सिलेबस बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले थीम के बारे में। अगला थीम हमारा स्पेशली है कॉलोनियल सिटीज़, कॉलोनियल सिटीज़। और जहाँ तक ये थीम है इसमें 3 सब थीम्स हैं। पहला है अर्बनाइजेशन, दूसरी है प्लानिंग और तीसरी है आर्किटेक्चर। आप लोगों ने बहुत बार लोगों को ये कहते सुना हुआ होगा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो भारत का विकास नहीं हुआ होता। भारत में रेल उन्होंने लाया, उन्होंने डाक लाई, उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली लाई, यहाँ तक कि उन्होंने भारत में प्रशासन करने के लिए सिखाया, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की। तो इसे आप लोग कहाँ तक सच मानते हैं, ये तो कहाँ तक सही मानते हैं, ये लोग आप खुद डिसाइड करिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, और ये चैप्टर जो कहता है कॉलोनियल सिटीज़, इसमें आपको डिस्कस करना है कि उन्होंने अगर विकास किया, अर्बनाइजेशन किया, भारत के विकास के लिए उन्होंने प्लान बनाया, आर्किटेक्चर की, तो क्यों किया।
उनके पीछे उनका क्या इंटेंशन था, इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर उन्होंने अर्बनाइजेशन करा तो क्यों करा। क्या सिर्फ उनका मकसद व्यापार करना था, क्या बस प्रॉफिट कमाना था, या फिर से वो भारत का विकास करना चाहते थे। तो इसके बारे में जब हम लोग क्लासेस में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये जो सेशन है वो स्पेशली है कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग जब आएंगे पेड कोर्सेज में तो उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अलग अलग थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम, महात्मा गांधी एंड नेशनल मोमेंटम। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी जो है एक वकील थे, बैरिस्टर थे, और एक व्यक्ति के केस के सिलसिले में वो चले गए साउथ अफ्रीका, और अपने स्वभाव के कारण वो वहाँ पर अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे और एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर गए। फिर जब वो भारत आते हैं तो उन्हें लगा कि क्या किया जाए, भारत की स्थिति भी तो वैसी है, अंग्रेज भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भारत का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो भारत की नेशनल मूवमेंट थी, जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी बागडोर खुद संभाल ली। और इस चैप्टर में हमको क्या डिस्कस करना है कि महात्मा गांधी जब भारत आ गए तो उन्होंने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया, किस तरीके से इसे नई दिशा और दशा दी, इसके बारे में इस चैप्टर में बात करना है। जैसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, महात्मा गांधी आए ने तो उन्होंने एक नई परिकल्पना दी, सत्याग्रह। सत्याग्रह एक नया बात कही, अहिंसा, इन सब की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि हिंसा जो है वो कायरों का अधिकार है, हथियार है, और जो अहिंसा है वो वीर पुरुषों का हथियार है। तो इन सब के बारे में आपको बात करना है। गांधी जी का स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने किस प्रकार की स्ट्रेटजी में विश्वास किया, किस तरीके से भारत को स्वतंत्र कराया जाए, ये बात की जाए। गांधी जी जब आए तो उन्होंने एक तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। उन्होंने एक तरीके से, इससे पहले भी आंदोलन चल रहे थे लेकिन वो बहुत ही ज़मीनी स्तर के नहीं थे। गांधी जी ने इसे नई दिशा दी। उन्होंने भारत का जो ये आंदोलन था इसे जन सामान्य से जोड़ दिया और इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, और जिसकी परिकल्पना जो है, जो प्रस्फुटित होता है भारत के स्वतंत्रता के रूप में। तो आप लोग इस चैप्टर में महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट के बारे में डील करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट जो चैप्टर है वह अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। पार्टीशन से आप लोगों के क्या तात्पर्य है? आप लोगों को पता होगा कि पार्टीशन भारत के संबंध में देखा जाए तो भारत एक विस्तृत राज्य था जिसे 1947 में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को इसके एक बड़े भूभाग को इससे स्वतंत्र कर दिया गया, जिसे पाकिस्तान बना दिया गया। उसमें भी अब दो भाग हो चुके हैं, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो ऐसी स्थिति क्या हुई कि जब हमारे सभी नेता जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे थे, भारत को स्वतंत्रता देने की बात कर रहे थे, उसके लिए जान लगा दे रहे थे, अपने खून बहाया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई, तो क्या ज़रूरत पड़ गया कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए कि वो साथ नहीं रह सकते हैं, एक विशेष कम्युनिटी के लिए क्यों उन्हें एक अलग देश में भेजा गया, क्यों? इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में डील करना है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जिन्ना अड़ गए कि हमें पार्टीशन चाहिए, हमें एक दूसरा देश चाहिए जहाँ पे जाके हम अपने एक स्पेशल कम्युनिटी को, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी का विकास कर सके। तो क्या वो भारत में नहीं रह सकते थे या क्यों नहीं रह सकते थे? इसके बारे में इस चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है, जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है लगभग हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है और एक ही इसमें थीम बची हुई है जिसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो लास्ट थीम है उसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप लोग को क्या बात करनी है? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। बस आज़ादी ही अंग्रेजों से मुक्ति पा लेने के बाद मेन उद्देश्य नहीं था। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी का आप क्या करेंगे? तो इसमें क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक संविधान बनाया जाए, जिसके द्वारा हम अपने देश के नागरिकों को गवर्न कर सकें। किस तरीके से गवर्न करें? इतने बड़े
भूभाग को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए। आपको पता होगा कि भारत जो है बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड है। आप चले जाइए पंजाब में, वहाँ पंजाबी हैं, बंगाली हैं। भारत में पहले कोई इंडियन नहीं था, पहले वो बंगाली था, पंजाबी था, तमिलियन था, महाराष्ट्रियन था, कश्मीरी था। लेकिन उसे एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, उनको एक फीलिंग कैसी लाई जाए कि वो एक देश के नागरिक हैं, उन्हें देश में विकास कैसे करना है, इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी कि उन्हें एक नियम के तहत बांध दिया जाए, जिससे उन्हें अपने भाई का, जैसे हम कश्मीरी भी हमारा भाई है, इसकी जो संकल्पना है वो संविधान में प्रस्फुटित हुई। तो उन्हें कैसे संविधान का प्रोसेस कैसे था, ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि आए होंगे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बैठा होगा और संविधान लिख दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो इसमें क्या प्रोसेस था, कितने लोग थे, क्या किया, किस तरीके से, कहाँ कहाँ से सोच लिए गए, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में डील करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है CUET के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है हिस्ट्री के लिए वो इतना सा है, तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। आप लोग देख के लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा है, 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, बहुत आसान है और एक्चुअली आसान है भी। तो इस तरीके से ये जो है डोमेन का सिलेबस खत्म हो जाता है और इसके बाद बचता है कि इसका GT का सिलेबस। और GT का सिलेबस आप लोग को पता है कि जनरल साइंस में हिस्ट्री अगर आएगा जनरल स्टडीज़ में तो वो बहुत बड़ा है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप लोग इससे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते रहे होंगे, तो वही सिलेबस है कि लगभग उसमें सारा पूछा जाएगा। तो जहाँ तक कि हिस्ट्री की बात है तो सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, और कुछ में GT में कुछ ऐड करना है, तो जो कि हमारी फैकल्टीज़ में आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मैं ही दोनों कवर करूंगा कि जो GT का भी मैं ही कवर करने वाला हूं और डोमेन का ही कवर करने वाला हूं हिस्ट्री सेक्शन को लेकर। सो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें GT के लिए जो बात है, GT में भी जो हमारे जो कोर्स हैं डोमेन की तरह ही पेड है, लेकिन GT में आप लोग को जैसे बता दें कि GT के कुछ क्लासेस जैसे हफ्ते में 2 या 3 दिन, जैसे कि आपके हित की बात देखते हुए की जाएगी, उसमें लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। लेकिन आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग हमारे पेड कोर्स में आए, जिसमें आपको डोमेन भी प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको ये GT के भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया जाएगा हिस्ट्री का चैप्टर, और इसके कुछ ही चैप्टर जो है हम लोग लाइव रखेंगे हफ्ते में 2 या 3 दिन। तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग हम लोग का पेड कोर्स ज्वाइन करें, जहाँ आपको पूरी तरीके से एसेस मिलेगा और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे और 1 से 1.5 महीने में आपको एज मिल जाएगा और आने वाले 50 में से 40 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग हमारा पेड कोर्स लें, और मैं अपनी तरफ से आप लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो है आपका कोर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है और आप बहुत आसानी से 40 क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपना आज के जो सेशन है उसको वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपको जो पहली थीम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।